अगली एक और चीज हम राजनीतिक कारण में देखेंगे और वो आता है आपका इनाम कमीशन। इनाम कमीशन, और इस इनाम कमीशन का जो नियुक्ति की थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी 1854 में। इसका काम क्या था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय जागीरों की जांच करना, जागीरों की जांच करना, जागीरों की जांच करना। इस इनाम कमीशन ने भारतीय जागीरों की जांच की और देखिए इसने जागीरों को जब्त किया, जांच करके जब्त किया। कैसे? अगर हम मुंबई की बात करें, बंबई प्रेसिडेंसी उस समय पर थी, तो बंबई प्रेसिडेंसी में इन्होंने 35,000 जागीरें, 35,000 जागीरें। और दूसरी जो है, अगर दक्कन की बात करें हम, दक्कन, तो दक्कन में 20,000 जागीरें, 20,000 जागीरें इनको जब्त किया। इन जागीरों को जब्त करना भी क्या था, एक राजनीतिक कारण, और इसकी वजह से जो जागीरदार या जमींदार थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनमें असंतोष व्याप्त हुआ। चलिए, तो ये थे हमारे राजनीतिक कारण। अगला हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। देखिए, सामाजिक धार्मिक कारण में आप जानते ही हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए, देखिए, शायद आपको जानकारी होगी कि अंग्रेजों के शासन के साथ ही हमारे भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने अमानवीय व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने अमानवीय व्यवहार प्रारंभ कर दिया और गोरे काले का भेद प्रारंभ हो गया। मतलब वो अपने को गोरा और हमें काला, तो गोरे काले का भेद प्रारंभ हो गया। और इस गोरे काले के भेद के कारण वो भारतीयों को अपना गुलाम समझते थे। तो एक तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा देखिए, और कौन सा बनता है? दूसरा बनता है कि हमारे जो हम भारतीय थे वो अंग्रेजों के रहन सहन, उनके आचार व्यवहार, रहन सहन या अन्य व्यवहार जो है, रहन सहन में आप जानते ही हैं, वो हम तो क्या है कि वो धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे या आधे नंगे आधे पहन करके रहते थे, और वो बढ़िया सूट बूट टाई वाई लगा करके रहते थे। खाने पीने में वो मांस मदिरा वगैरह सब इस्तेमाल करते थे और हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे। तो उनका जो आचार व्यवहार है, रहन सहन है, उसे हम भारतीयों ने नहीं अपनाया। वो सोचने लगे कि भाई ये हमारे भारत में अगर इनका आचार व्यवहार हमारे अंदर घुस गया तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सत्यानाश हो जाएगा। दूसरा, अंग्रेज जो है अपने को तो श्रेष्ठ समझते थे और हम भारतीयों को हीन समझते थे। वो कहते थे कि हम तो श्रेष्ठ जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, और आप निम्न जाति के हैं। तो ये भी एक कारण था। दूसरा देखिए कि जो सरकारी नौकरियों में जो पदों का आधार था वो योग्यता नहीं थी, वो क्या था? धर्म। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पदों का आधार, पदों का आधार योग्यता न होकर धर्म था। क्या था? धर्म। मतलब जो कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता था उसे उच्च पदों पर बिठाया जाता था, और जो भारतीय धर्मों से संबंधित होते थे उनके साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और वो निम्न पदों पर ही रहते थे। तो धर्म, पद का जो आधार था वो योग्यता ना होकर के क्या था? धर्म था। दूसरा यहीं पर देखिए, एक और, हमारी जो मंदिर मस्जिदों की जमीनें थी, मंदिर मस्जिदों की जमीनों पर, मस्जिदों की जमीनों पर करारोपण, मतलब इन पर टैक्स लगा दिए गए। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि मंदिर मस्जिदों की ढेर सारी जमीनें, लेकिन वो कैसे हैं? ऐसी मजे करो।
लेकिन इन्होंने इनके द्वारा भी टैक्स लगा दिया। दूसरा, इसी समय पर इन्होंने एक कानून लेकर के आई है, और वो कानून कौन सा था? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता निर्योग्यता अधिनियम या अधिनियम, और ये कब आया आपका? 1850 में। इसे ही लेक्स लॉकी कानून कहा जाता है। लेक्स लॉकी कानून, इसे लेक्स लॉकी कानून कहा जाता है। इसमें क्या था? देखिए हमारी भारतीय व्यवस्था जो थी उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके किसी अन्य का धर्म अपना लेता है तो वो अपनी पैतृक जो जमीन जायदाद या संपत्ति होती थी उससे उसको बेदखल कर दिया जाता था। जैसे मान के चलो कि कोई हिंदू मुस्लिम बन जाए तो उसके जो माँ बाप की जो संपत्ति है या जो उसकी पैतृक पूर्वजों की संपत्ति है उसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा, या कोई मुस्लिम हिंदू बन जाए तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कानून में इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर हिंदू अपना धर्म छोड़ करके यदि वो ईसाई धर्म अपना लेता है तो एक तो उसको पैतृक संपत्ति से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, और दूसरा उसे पदों में योग्यता के आधार पर नहीं, ईसाई धर्म अपनाने की वजह से पदोन्नति प्रदान की जाएगी। तो यहां पर लेक्स लॉकी कानून जो है वो भी एक कारण था। अगला देखिए, एक महत्वपूर्ण है कि हमारे भारतीय समाज को अंग्रेज बर्बर समझते थे, असभ्य व बर्बर समझते थे, और उनके द्वारा हमारे भारतीय समाज में विभिन्न परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन के लिए वो कानून बनाए। वो कानून कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो कानून इनके द्वारा हमारे भारत में लाया गया वो आप जानते ही हैं, वो है कन्यावध निषेध अधिनियम। कन्यावध निषेध अधिनियम, और ये कब आया? तो 1795 में। इसी तरीके से एक और आया आपका सती प्रथा अधिनियम। सती प्रथा अधिनियम यह आया आपका 1829 में। इसी तरीके से नरबली निषेध अधिनियम, और यह आया आपका 1844 में। इसी तरीके से एक और आया आपका दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम, और ये आया आपका 1843 में। ये नरबली निषेध अधिनियम आपका 1844 में है, 1844 में। इसी तरीके से एक और आया आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये कब आया? ये 1856 में आया। तो और इसी तरीके से आपके विवाह से संबंधित बाल विवाह अधिनियम आए। बाल विवाह अधिनियम कई आए, बाल विवाह अधिनियम। तो ये जो अधिनियम आए, इन अधिनियमों की वजह से हमारे भारत के जो मुल्ले हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे समाज का सत्यानाश करने वाले हैं। तो इससे वो उन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया कि ये हमारे सामाजिक जो रीतियां हैं उनमें कुरीतियां फैला रहे हैं। दूसरा, इसी तरीके से एक और आप देख लो, एक और हम उदाहरण में आपको बताऊं यहां पर, तो एक और हमारा उदाहरण आता है कि आपको पता है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, और इसके द्वारा ईसाई मिशनरीज, इन ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। मतलब आप ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो जब इनके द्वारा बड़े पैमाने पर, जब इनको अनुमति मिल गई तो इनके द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और बड़े स्तर पर जो भारतीय हैं, भारत के जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको ईसाई बनाया गया। तो इससे भी भारत के लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ कि हमारे भारत के धर्म को नष्ट करना चाहते। तो ये हमारे कुछ कारण कैसे थे? सामाजिक धार्मिक कारण थे। ठीक है, चलिए अगला एक और कारण हम देखेंगे, और वो आता है आपका सैन्य कारण। अगला एक और आता है हमारा, और वो है सैन्य कारण।
देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उस समय का ये हमारा भारत था, ये जो है वो हमारा भारत था। अगर हम इस भारत की बात और भी थोड़ा सा भारत देख लो जरा, ये इस तरीके से हमारा भारत था। देखिए उस समय के जो हमारा भारत है, इस भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। एक तो है आपको पता है बंगाल प्रेसिडेंसी, एक जो है वो कौन सी है आपकी बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई, और एक जो है वो कौन सी है आपकी मद्रास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 3 प्रेसिडेंसियां थीं और इन तीनों प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कुल मिलाकर के जो सैनिक थे वो कितने थे? 2,59,000। इन तीनों प्रेसिडेंसियों की सम्मिलित रूप से बात करें तो यहां पर जो है तीनों के पास 2,59,000 ये सैनिक थे। और ये 2,59,000 सैनिक हैं, इनमें से अधिकांश जो सैनिक हैं वो कौन है? भारतीय। अब यहीं पर थोड़ा सा मुद्दा समझना, देखिए कि बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां हैं, यहां के जो सैनिक हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हैं। तो जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों के होंगे तो यहां पर इनमें संगठन नहीं बनता था, मतलब ये एकता स्थापित नहीं होती थी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जाति के लोग हैं। लेकिन ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, इस बंगाल प्रेसिडेंसी में देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये गंगा और अवध का जो क्षेत्र है, यहां के सैनिक थे। और ये जो सैनिक हैं, इन सैनिकों में ज्यादातर कौन है? ये सैनिक, और इन सैनिकों में ज्यादातर एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, और दूसरा जो है वो कौन है? राजपूत, राजपूत। तो ये अवध और गंगा का मैदान, अवध और गंगा क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, तो यहां के ये ब्राह्मण और राजपूत थे। और ये ब्राह्मण और राजपूत कंपनी के जो कठोर नियम थे उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब ये कठोर नियमों को नहीं मानते थे कि भाई हम तो हमारे जो अब आपको बताइए कि ब्राह्मण और राजपूत उस समय पर क्या है, राजे महाराजे थे, तो उस समय पर उनका एक रुतबा था, तो उसी हिसाब से रहते थे। भाई ठीक है पैसों की कमी है, लेकिन वो अंदर जो एक चीज है वो थोड़ी जाएगी। तो ये क्या है? ये दोनों कंपनी के कठोर नियम, कठोर नियम जो है इनको नहीं मानते थे। तो इनसे क्या होता? कंपनी के अधिकारियों के बीच भिड़ंत होती और इससे इनमें क्या होता? असंतोष की व्याप्ति हुई। दूसरा देखिए, यहीं पर एक चीज और आती है, और वो बात क्या आती है कि 1840 से पहले, मतलब कंपनी के अगर हम बात करें तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से लेकर के 1840 तक जो कंपनी में भारतीय सैनिक थे, इनको अपने धार्मिक रीति रिवाज और जो जातिगत विशेषाधिकार थे उनको मानने की स्वतंत्रता थी। मतलब 1840 से पहले की बात करें, अगर हम 1840 से पहले की बात करें तो सेना में धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज प्लस जातिगत विशेषाधिकार, जातिगत विशेषाधिकार, इनकी क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। लेकिन 1840 के बाद इन पर क्या लगा दिए? प्रतिबंध। मतलब पहले ये था कि आप जो है, जैसे सिख है तो वो अपना जो भी धार्मिक चिन्ह वगैरह है वो पहन सकते थे, पंडित है तो वो तिलक विलक लगा सकते थे, मौलवी है तो वो अपनी टोपी टापी मूछ माछ वो रख सकते थे, मतलब धार्मिक ये रीति रिवाज अपने मान सकते थे। जातिगत विशेषाधिकार थे, जैसे अगर ब्राह्मण है, पंडित है,
तो भाई उसका उच्च स्थान है समाज में, तो वो अपने हिसाब से ही उच्च स्तर पर रहेगा। निम्न स्थान का, निम्न जाति का कोई लोग है तो वो पंडित जी से दूर रहेगा। तो इस तरीके की समस्याएं थी। लेकिन 1840 के बाद इन सब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगाने की वजह से इनमें असंतोष व्याप्त हो गया। मतलब अभी जैसे सेना है, अभी सेना में कोई क्या जातिगत कोई भेदभाव होता है? कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। तो अभी जो है वो कैसे है? सर्वधर्म समभाव। तो 1840 के बाद तो इससे सेना में क्या हो गया? असंतोष व्याप्त हो गया। और इसीलिए ये जो ब्राह्मण और राजपूत सैनिक हैं, एक जनरल नेपियर है, जनरल नेपियर, इसने ये जो सैनिक हैं, इनको ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, ये जो सैनिक हैं इनको इसने, जनरल नेपियर ने उच्च जाति के भाड़े के सैनिक की संज्ञा दी है। मतलब ये जो भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उच्च जाति के ब्राह्मण राजपूत, इनको जनरल नेपियर ने उच्च जाति के भाड़े के सैनिक की संज्ञा दी है। और इसीलिए इनको सेना में उच्च पद नहीं दिए जाते थे। देखो सेना के, ये जो ब्रिटिश सेना है इसके दो भाग होते थे। ब्रिटिश सेना के दो भाग होते थे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें जो सेना है, इस सेना में दो भाग होते थे। देखिए पहले भाग में क्या होता था? ये जो पहला भाग है इसमें अधिकारी और सैनिक, ये दोनों ही जो है वो कौन है? दोनों अंग्रेज हैं। अधिकारी और सैनिक दोनों अंग्रेज हैं। और इसका जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में देखिए अंग्रेज जो अधिकारी है, वो तो है अंग्रेज, और सैनिक जो है, ये कौन है? ये भारतीय। मतलब अधिकारी जो है वो कोई भारतीय नहीं होता था। और ये जो अनुपात है वो कितने का है? 1:5। मतलब जो अधिकारी है अंग्रेज वो तो एक है, और इस एक अंग्रेज अधिकारी के नीचे कितने सैनिक हैं? 5 भारतीय। लेकिन उच्च पद पर इनको नहीं बिठाया जाता था, इसलिए भी इनमें असंतोष व्याप्त था। अगला एक और यहीं पर हम बात करें, एक और पॉइंट देखें कि ये जो भारतीय सैनिक हैं, देखिए ये भारतीय सैनिक हैं, इनका वेतन बहुत कम था। वेतन कम था और बहुत ही कम था। और वो कितना था? 7 रुपया, 7 रुपए प्रतिमाह। अब 7 रुपए प्रतिमाह वेतन बहुत कम होने की वजह से भी इनमें असंतोष व्याप्त था। और दूसरा, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दूसरा यहीं पर एक, इनको जो गुणवत्ता, भोजन की निम्न गुणवत्ता, ये भी एक कारण था। दूसरा देखिए, इनका वेतन तो कम था ही, पहले इनको कम वेतन के बावजूद भत्ता दिया जाता था। भत्ते का मतलब था कि भाई जहां जहां भी ये जाते थे, लड़ाई झगड़े के लिए, युद्ध के लिए जाते थे, तो उनको उसका अलग से पैसा मिलता था। तो इनका जो अवध का 1856 में आपको पता है कि अवध को विलय किया गया। अवध के विलय के बाद इनका जो भत्ता है उसे समाप्त कर दिया गया। ये भत्ता क्या हो गया? इनका समाप्त। मतलब अब केवल क्या रह गया? 7 रुपए का वेतन रह गया। तो इससे भी इनमें असंतोष व्याप्त था। दूसरा देखिए, पहले क्या था, जैसे अभी भी सेना में आपने देखा होगा कि इनको निःशुल्क डाक की सुविधा प्राप्त होती है। मतलब अपने घर परिवार के साथ ये लेटर वगैरह भेजने के लिए इनको कोई पैसा देना नहीं पड़ता था। लेकिन आपको जानकारी होगी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम था डाकघर संशोधन अधिनियम। एक कानून लाया गया जिसका नाम है डाकघर संशोधन अधिनियम, संशोधन
अधिनियम। और ये डाकघर संशोधन अधिनियम कब लाया गया? तो 1854 में। और इसमें सैनिकों की क्या हुई? निःशुल्क डाक सुविधा, निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। मतलब सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सुविधा थी इसको समाप्त कर दिया गया। इससे भी इनमें असंतोष था। एक और कारण देखिए, एक और अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक कानून लाया गया जिसका नाम था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, 1856। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। और ये जो लाया गया, इसके लिए ये कानून बनाया गया कि प्रत्येक भारतीय को कुछ समय के लिए विदेशों में सेवा देनी होगी। विदेशों में सेवा, विदेशों में सेवा अनिवार्य। मतलब प्रत्येक भारतीय सैनिक को कुछ समय के लिए विदेश में जाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि हमारे भारतीय तो समुद्र पार करना तो पाप मानते थे, धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते। तो ये हमारे कुछ सैन्य कारण थे जिनकी वजह से असंतोष व्याप्त था हमारे भारत के प्रत्येक वर्ग में। और प्रत्येक वर्ग में असंतोष का परिणाम क्या हुआ? 1857 का विद्रोह। तो ये हमारी कुछ बातें हमने देखी। अगला पॉइंट जो हमने देखा था शुरुआत में, उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। और वो हमारा पॉइंट कौन सा आता है? देखिए, विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। देखिए, विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार के साथ में सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक या चिन्ह कह सकते हो आप, ये क्या था? प्रतीक या चिन्ह तो ये था आपका कमल का फूल एवं रोटी। तो ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऐसे तो कमल का फूल एवं रोटी, कमल का फूल एवं रोटी, ये जो है वो इसका प्रतीक या चिन्ह था। दूसरा, इसी समय देखिए भारत का सम्राट कौन था? भारत का बादशाह तो आप जानते ही हैं, बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर। तीसरी यहीं पर बात आती है कि ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट नहीं था, रानी थी यहां पर। और वो कौन थी? तो रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया। इसी समय पर भारत में गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इस समय पर ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था आपका लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो आपको कई बार मैच करने के लिए भी पूछी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। इसी के अंतर्गत हमने कुछ बातें की थी। इसमें पहला था हमारा विद्रोह का तात्कालिक कारण। विद्रोह का
विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, या इसे ही कहा जाता है विद्रोह की चिंगारी। विद्रोह की चिंगारी भी कहा जाता है इसे। विद्रोह का तात्कालिक कारण या विद्रोह की चिंगारी। देखिए, इसमें हम बात करते हैं थोड़ी सी आपके साथ। देखिए, तो ये हमारा जो है वो भारत है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बंगाल में, यहां पर एक बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, इसका जो तात्कालिक कारण माना जाता है कि एक कारखाना है जिसका नाम है बुलेट आर्सेनल, आर्सेनल कारखाना या फैक्ट्री कहां पर है, इंग्लैंड में है। और इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की एक राइफल बनाई गई, और वो राइफल जो है वो कौन सी थी, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। देखिए, पहले आपने मूवी वगैरह में, फिल्मों में देखा ही होगा, जैसे वो आपने केसरी वेसरी मूवी होगी, तो पहले क्या था कि पहले जो बंदूकें होती थी तो यहां पर एक जो है वो बैग रहता था बारूद का। उस बारूद को निकाल करके बंदूक खोलते, बारूद को भरते, फिर उसको ठोकते और फिर बंद करके फिर चलाते। फिर एक बार चलाने के बाद फिर उसको खोलो, फिर वहां से बारूद निकालो, फिर उसमें भरो, फिर। तो इस तरीके से क्या बंदूकें चलाई थी। लेकिन ये इनफील्ड जो राइफल बनाई गई, इस इनफील्ड राइफल का जो कारतूस है, वो कारतूस जो है, देखिए इस तरीके से कारतूस बनाया गया। वो आप सभी लोगों ने देख रखे होंगे, ये कारतूस है। और ये जो कारतूस है, इसमें बारूद भरी हुई है, ये इसमें ये बारूद है। और इस बारूद की, ये जो है बारूद में नमी नहीं लगे, तो इसके लिए जो है ये खोल या कवर बनाया गया, खोल या कवर। और ये जो खोल या कवर है इस बारूद का, भारतीयों में ये जो है अफवाह फैली कि भाई इस जो खोल या कवर है इसमें गाय या सुअर, गाय व सुअर की चर्बी है, सुअर की चर्बी। अरे इस इनफील्ड राइफल का जो कारतूस है, इसका खोल गाय या सुअर की चर्बी युक्त है मतलब इस चर्बी से बना है। इसका मतलब है कि अब जो है इससे, गाय तो आपको पता ही है, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, तो हमारे लिए तो गाय पूजनीय है, तो हम जो है इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए अवध्य है। अवध्य का मतलब है कि उनके धर्म में इसको मारा नहीं जाता है। तो जब यहां पर यह बात आई तो इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सेना में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और सैनिकों ने जो है इस चर्बी युक्त कारतूस को इस्तेमाल करने से बंद कर दिया। एक तो कारण ये था तात्कालिक। दूसरा कारण था कि इनमें यह अफवाह फैल गई कि भाई आपके धर्म का मतलब, आपको जो रोटियां दी जाती हैं, जो आटा दिया जाता है खाना बनाने के लिए, उसमें जानवरों की हड्डियों को पीस करके उसमें चूर्ण मिलाया जाता है। तो इन दो अफवाहों की वजह से इनमें यह विश्वास हो गया कि भाई अब जो है वो हमारी धार्मिक भावनाओं का या हमारे धर्म का ये सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। तो ये आपका तात्कालिक कारण था। और इसकी वजह से कई स्थानों पर इन कारतूसों के इस्तेमाल को बंद करने की गुपचुप कार्रवाई हुई। लेकिन पहली खुली कार्रवाई जो होती है वो कहां पर होती है, तो हम बात करते हैं इसके इन के विरुद्ध जो है इस बैरकपुर छावनी में एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है। एनआई लिख सकते हो आप। 34वीं एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री, मतलब सेना की बटालियन है ये। और ये 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। इनका नाम है मंगल पांडे। और इन मंगल पांडे ने 29 मार्च
1857 को इन चर्बी युक्त कारतूसों को
एक मिनट, मुझे बताएं जरा कौन सी जगह पर आवाज आपकी नहीं आई थी, आवाज ब्रेक किस जगह पर हुई थी, आप मुझे जरा बताएं तो मैं वहां से आपको रिवाइज करा दूंगा। माफ कीजिए, जरा आवाज नहीं आई थी, आप मुझे बताएं आवाज किस जगह से नहीं आई थी। एक बार कमेंट करके मुझे बताएं आवाज किस जगह से नहीं आई थी, मैं वहीं से आपको रिवाइज करा दूंगा। किस जगह से आवाज ब्रेक हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए मैं आपको बताऊं अभी, जैसे ये तो हमने बात की ही 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में सार्जेंट यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और इसके साथ ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। अगली यहीं पर देखिए 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये देसी घुड़सवार सेना है और इन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हम इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे और इन सैनिकों को गिरफ्तार करके 10-10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, जेलों में डाल दिया गया, हथियार छीन लिए गए और इसको, इनके हथियार छीनने की घटना को इनकी महिलाओं ने, पत्नियों ने भी बड़ा क्या है अपने अपमान की बात समझी और इन सारी पूरी छावनी में जो धीरे धीरे असंतोष व्याप्त होने लगा और 10 मई 1857 को पूरी मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेलों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, छावनी में जो अंग्रेज सैनिक और अधिकारी थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया और पूरी मेरठ पर अधिकार करने के बाद ये 11 मई को 10 मई को कूच किया इन्होंने दिल्ली और दिल्ली में 11 मई को पहुंचे और पहुंचते ही यहां पर जो इन्होंने इस विरोध किया कर्नल रिप्ले ने, उसकी हत्या कर दी। शस्त्रागार का प्रमुख था लेफ्टिनेंट विलोबी, वो इनसे पराजित हुआ। एक राजनीतिक एजेंट है साइमन फेजर, उसकी हत्या कर दी गई और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब अगला पॉइंट हमारा आता है विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। यहां से बाकी का जो है आपका कल हम इसे कंप्लीट करेंगे इसी समय 5:30 बजे, ठीक है। अब और कुछ आप कहना सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए हम आपसे बात ही कर चुके हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप 9166442786 इस पर हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इस नंबर से जुड़ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम हमारा उन्नति आईएएस के नाम से है, उन्नति आईएएस इस नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, बुक आपकी मुझे मैसेज कीजिए कौन सी बुक चाहिए तो आपको क्या है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।